ऐसे ही का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले देखिए ऑन द शो कौन सी खबरें आज मनी सेंट्रल का हिस्सा हैं। शुरुआत होगी, कहीं अटक तो नहीं जाएगी पुरानी पेंशन स्कीम। छोटों का पैसा मार रहे बड़े। फिर भड़की थाली की महंगाई। रिटेल बाजार की सबसे बड़ी जंग। रूस अमेरिका में से किसे चुनेगा भारत, और कितने बड़े संकट में फंस गई अमेजॉन। कितने बड़े संकट में अमेजॉन फंस गई, इसका क्या कुछ असर होगा, ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत एक ऐसी खबर से जो पुरानी पेंशन योजना पर असर डाल रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि न्यू पेंशन स्कीम का पैसा, क्योंकि उन लोगों का पैसा है जिन्होंने इसमें पैसा लगाया, तो ये पैसा राज्य को नहीं दिया जा सकता। ये पैसा उनको दिया जाएगा जिसका इसमें योगदान है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान ने अपने यहाँ पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का फैसला लिया और दोनों राज्य केंद्र से उस पैसे की मांग कर रहे हैं जिसे उन राज्यों के कर्मचारियों ने एनपीएस में योगदान के रूप में दिया था। लेकिन वित्त मंत्री ने कहा है कि पैसों को राज्यों को सौंपने का कोई कानून नहीं है। सर, क्या केंद्र सरकार राज्यों को पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने से रोक रही है, ऐसा लगता है? शुभम, पुरानी पेंशन स्कीम केंद्र और राज्यों के बीच, खासतौर से भाजपा शासित राज्यों और गैर भाजपा शासित राज्यों के बीच टकराव का नया समीकरण बना रही है और वो स्पष्ट रूप से हमको दिखाई दे रहा है। एक कांग्रेस अपने इन सारे चुनावों में, जिन जिन जगह विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पुरानी पेंशन स्कीम्स को लागू करना एक बड़ा मुद्दा लेकर आई है। और चूंकि कांग्रेस ने 2 राज्यों में उसे लागू कर दिया है, तो इसलिए उसके लिए ये वादा करना ज़्यादा सहज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें और केंद्र सरकार गहरी मुश्किल में है, क्योंकि नई पेंशन स्कीम से पुरानी में जाने पर जो कॉस्ट है और जो बदलाव होंगे वो शायद वित्त मंत्रालय इनसे सहमत नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब चुनौती ये है कि राज्य सरकारें ये कह रही हैं कि जो पैसा नई पेंशन स्कीम्स में काटा गया था उसे राज्य को वापस कर दिया जाए। जैसे छत्तीसगढ़ ने करीब 17,000 करोड़ रुपए वापस मांगे हैं और ये कहा है कि पैसा उन्हें वापस किया जाए, क्योंकि उनके राज्य सरकार के कर्मचारियों का वो पैसा था और उस पैसे को वो पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने में इस्तेमाल करेंगे। ये बात सही है वित्त मंत्रालय की कि इस तरीके का कोई प्रावधान था ही नहीं नई पेंशन स्कीम में, किस पैसे को वापस किया जाएगा, क्योंकि नई पेंशन स्कीम बंद होने का और पुरानी पेंशन स्कीम की तरफ जाने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अब इन विधानसभा चुनावों के बाद अगर कई और राज्य सरकारें पुरानी पेंशन स्कीम लागू करती हैं, तो फिर केंद्र सरकार को राज्यों के साथ बैठकर नई पेंशन स्कीम के फंड का कुछ तो इस्तेमाल तय करना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि वो जो कॉर्पस रखा हुआ है, जिस कट ऑफ डेट से कर्मचारी, राजस्थान या छत्तीसगढ़ का कर्मचारी जिस निर्धारित तारीख से नई पेंशन स्कीम से निकलकर पुरानी जो गारंटीड पेंशन स्कीम है उसमें चला जाएगा, तो उस पिछले पैसे का इस्तेमाल कैसे होगा? क्या उन कर्मचारियों को वापस किया जाएगा एक मुश्त तौर पर, या उनके भविष्य की योजनाओं में निवेश किया जाएगा, या राज्य सरकारें उसे देंगी? इसका कोई फार्मूला अभी कहीं किसी स्तर पर मौजूद नहीं है। और इसलिए हमें आने वाले समय में केंद्र और राज्य के रिश्तों के बीच में पुरानी और नई पेंशन खींचतान की एक बड़ी वजह बनती दिखाई दे रही है। एमएसएमई कंपनियों से खरीदे गए सामान के भुगतान में देश की कई दिग्गज सरकारी कंपनियां भी डिफॉल्ट कर रही हैं। रिपोर्ट्स की माने तो कई सरकारी कंपनियों पर एमएसएमई कंपनियों का 2262 करोड़ रुपए का भुगतान बकाया है और इनमें सरकारी कंपनियों में बीएसएनएल सबसे आगे है। इसे 499 करोड़ रुपए चुकाने हैं। बीएसएनएल के अलावा भी भेल, एनबीसीसी, सेल जैसी बड़ी सरकारी कंपनियां ऐसी हैं जिन पर एमएसएमई कंपनियों का, इकाइयों का भुगतान बकाया है। सर, किस बड़ी कंपनी पर कितना बकाया है? ये मुझे लगता है आज के पैकेज की एक पहली सबसे महत्वपूर्ण खबरों में से एक है, जिसको गहराई से चर्चा करने और समझने की ज़रूरत है। भारत की बड़ी सरकारी कंपनियां भारत के छोटे उद्योगों का पैसा नहीं चुका रही हैं। शुभम ने आपको बताया कि करीब 499 करोड़ रुपए बीएसएनएल पर बकाया है, भारत संचार निगम पर बकाया है, 254 करोड़ रुपए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स बीएचईएल पर बकाया है, एनबीसीसी पर लगभग 195 करोड़ रुपए बकाया है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर करीब 135 करोड़ रुपए बकाया है और आईटीआई पर 95 करोड़ बकाया है। ये पैसा इन कंपनियों ने इन छोटे उद्योगों से ली गई तमाम सेवाएं, कच्चे माल, सर्विसेज के बदले लिया है और इसे लंबे समय से इसका भुगतान नहीं किया गया। और ये भुगतान ना होना छोटे उद्योगों की सर्वाइवल के लिए, छोटे उद्योगों के कामकाज के लिए और उनके कैश फ्लो को मेंटेन करने के लिए सबसे बड़ी समस्या बन रहा है। और ये भी हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि केंद्र सरकार लगातार कह चुकी है कि
पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को 90 दिनों के भीतर, अधिकतम 90 दिनों के भीतर ये पैसा छोटे उद्योगों को वापस करना होता है। अब आप ये देखिए कि अगर सरकारी कंपनियां पैसा नहीं दे रही तो निजी क्षेत्र में क्या स्थिति होगी। सर, छोटी कंपनियों की हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है कि उनका जो भुगतान है वो डिले रहता है। आपको लगता है कि सरकारी कंपनियां खुद इसमें शामिल हैं तो उनके मर्ज की सबसे बड़ी वजह यही है? उनके मर्ज की सबसे बड़ी वजह सरकारी कंपनियां इस पूरे मामले में हमारे सामने उस समस्या का स्पष्ट चेहरा सामने लेकर आती हैं जो भारत के छोटे उद्योग लंबे अरसे से महसूस कर रहे हैं। और हमें याद करना होगा, जहन पर अगर हम जोर डालें तो हमें याद होगा कि कोविड के लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार ने जो आत्मनिर्भर पैकेज जारी किया था, उसके दौरान केंद्र सरकार ने अपनी सरकारी कंपनियों को आदेश दिया था कि वो छोटे उद्योगों का पैसा बिल्कुल नहीं रोके, क्योंकि छोटे उद्योगों के पास अगर उनका कैश फ्लो नहीं आता, जो सेवा और कच्चा माल उन्होंने आपूर्ति की उसका पैसा अगर उन्हें समय पर नहीं मिलेगा तो उनके कारोबार आगे चलाने में उन्हें मुश्किल होगी। खासतौर पर कोविड लॉकडाउन के दौरान हमने भारत में छोटे उद्योगों में बेहद संकट देखा है और गहरी बीमारी कोविड छोड़कर गया है छोटे उद्योगों में। अब जबकि सरकारी कंपनियां, और उसके बाद दोबारा फिर सरकार ने कहा था, सरकार की अपनी कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं, शेयरधारकों को लाभांश दे रही हैं, सरकार को डिविडेंड दे रही हैं, बाकी सब कुछ काम कर रही हैं, पर भारत के छोटे उद्योगों को उनका बकाया सरकार की कंपनियों से ही नहीं मिल रहा है। अब यह परिस्थिति जिन बड़ी कंपनियों में दिखाई दे रही है, भारत के छोटे उद्योग आमतौर पर बड़ी कंपनियों के सप्लायर ही हैं। अधिकांश स्थिति में जो बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या सरकारी कंपनियों में हो, छोटी कंपनियां उन्हें विभिन्न तरीके के पुर्जे, सामान, सेवाओं की आपूर्ति करती हैं। जितनी रिपोर्ट शुभम पिछले 10-1 साल में भारत में छोटे उद्योगों की बीमारी को लेकर, उनकी समस्याओं को लेकर आई है, उसमें जो सबसे प्रमुख बात निकल कर आई है वो है इनका क्रेडिट साइकिल। और चूंकि छोटी कंपनियों को बनाए गए सामान का पैसा समय पर नहीं मिलता है, क्रेडिट साइकिल 60 से 70 दिनों का और बड़ी कंपनियों के मामले में 90 दिनों का तक का हो जाता है। ऐसी स्थिति में इन कंपनियों के पास वर्किंग कैपिटल नहीं होती। इनके पास कार्यशील पूंजी नहीं होती और उसके लिए इनको बहुत महंगा कर्ज लेने पर मजबूर होता है। और ये बीमारी कहां से निकल रही है? ये बीमारी सरकार का एक हाथ आदेश दे रहा है और दूसरा हाथ उसे लागू नहीं कर रहा है। बिल्कुल। अब समय मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट का, और स्पेशल रिपोर्ट आज इस बात पर है कि त्योहारों के बाद कैसे एक बार फिर किचन की महंगाई भड़क उठी। त्योहार खत्म होते ही रसोई की महंगाई फिर लौट आई है। गेहूं और आटे से लेकर खाने का तेल तक महंगा हो गया है और इस बार की महंगाई में सब्जियां भी शामिल हो गई हैं। सरकार की तरफ से जारी होने वाले महंगाई के आंकड़े आपको इसकी जानकारी दें, उससे पहले हमारी इस रिपोर्ट से आप जान जाएंगे कि क्या क्या महंगा हुआ है। गेहूं को ही ले लीजिए। नवंबर के पहले 10 दिन में ही भाव 5% से ज्यादा बढ़ गया है। 1 नवंबर को दिल्ली में गेहूं का भाव 27 रुपए किलो के नीचे था और 10 नवंबर को ये 28 रुपए के ऊपर पहुंच गया। और गेहूं महंगी होती देख आटे का भाव 6% से ज्यादा बढ़ गया। नवंबर की शुरुआत में 30 रुपए किलो मिलने वाला आटा अब 32 रुपए का मिल रहा है। कुछ ऐसा ही हाल खाने के तेल का भी है। 10 दिन में 1 लीटर पर भाव 3 से 4 रुपए महंगा हो गया है। नवंबर की शुरुआत में 1 लीटर सरसों का तेल 181 रुपए में मिल रहा था और अब उसके लिए 185 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। इस दौरान सोया रिफाइंड का भाव 165 रुपए से बढ़कर 168 रुपए तक पहुंच गया है। गेहूं और तेल की यह महंगाई सिर्फ रसोई तक ही सीमित नहीं रहेगी। महंगे तेल और गेहूं से स्नैक्स बनाने वाली कंपनियों का बजट बढ़ेगा और उस बढ़ी हुई लागत को वे कंपनियां ग्राहकों से ही वसूलेंगी। आटे और तेल के अलावा इस बार आलू और प्याज भी रसोई का बजट बढ़ा रहे हैं। दिल्ली में प्याज का भाव 5 रुपए किलो बढ़ गया है। 1 नवंबर को भाव 33 रुपए था, जो 10 नवंबर को 38 रुपए हो गया। इस दौरान आलू भी 33 रुपए से बढ़कर 35 रुपए किलो तक पहुंच गया है। आटे, तेल और सब्जियों की यह महंगाई आने वाले दिनों में सरकार की तरफ से जारी होने वाले खाद्य महंगाई के आंकड़ों में दिख सकती है। 2 महीने में खाद्य महंगाई में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जुलाई में खाद्य महंगाई दर 7% से नीचे थी, जो सितंबर में 8% से ऊपर पहुंच गई है और जैसे हालात हैं उन्हें देखकर लग रहा है कि ये 9% के ऊपर भी पहुंच जाएगी। सरकार के रिटेल महंगाई के आंकड़ों में खाद्य महंगाई की हिस्सेदारी करीब 46% होती है। ऐसे में खाद्य महंगाई बढ़ी तो रिटेल महंगाई का आंकड़ा भी बढ़ जाएगा और ऐसी स्थिति में सरकार के साथ साथ रिजर्व बैंक की भी चुनौतियां बढ़ेंगी। मनी 9 के लिए मनोज कुमार।
सर क्या इस महंगाई का असर एफएमसीजी कंपनियों की बैलेंस शीट पर भी दिखने लगा है? एफएमसीजी कंपनियों की बैलेंस शीट पर जो ताजे आंकड़े आए हैं वो हमें एफएमसीजी कंपनियां जो कि भारत के शेयर बाजार की, निवेश की और मांग की धुरी हैं, उन्हें आप ये मान सकते हैं कि वो आईना है जिसमें आप भारतीय अर्थव्यवस्था में मांग की तस्वीर को परख सकते हैं, क्योंकि सबसे पहला संकेत वहाँ से आता है। कार और मोबाइल और कपड़े और बाकी चीज़ों की मांग उसके बाद आती है। एफएमसीजी कंपनियों के पास से जो ताजे नतीजे आ रहे हैं उसमें दो महत्वपूर्ण चीज़ें दिख रही हैं। रूरल स्ट्रेस पर या ग्रामीण इलाकों में मांग टूटने की बात हम इससे पहले भी इस कार्यक्रम में करते रहे, लेकिन जो महंगाई तेजी से दिवाली के बाद वापस लौटी है और खासतौर से खाद्य उत्पादों की महंगाई वापस लौटी है, उसने एफएमसीजी कंपनियों पर अब दोहरी चोट की है। हम इससे पहले तक ये देख रहे थे शुभम की एफएमसीजी कंपनियों का या जो ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बनाने वाली कंपनियां हैं, इन्हें हमने इससे पहले जब देखा था तब इनके वॉल्यूम में या इनकी मात्रा में जो में ग्रोथ थी वो नहीं दिखाई दे रही थी, यानी जितने पैकेट्स बनाती थी उतनी पैकेट्स नहीं बिकती थी। वैल्यू में ग्रोथ दिख रही थी, यानी इनकी चीज़ों की कीमतों में इनमें बेहतर रिटर्न मिल रहा था। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि कंपनियों ने मार्च के बाद से लगातार अपने उत्पादों की कीमत बढ़ाई थी। हिंदुस्तान लीवर, नेस्ले, डाबर, सारी कंपनियों ने अपने उत्पादों की, साबुन, तेल, व्यंजन और खाद्य उत्पादों की कीमतें बढ़ाई थी। लेकिन अब वॉल्यूम ग्रोथ के साथ पहली बार वैल्यू ग्रोथ में भी गिरावट आ रही है। करीब 8.9% का आंकड़ा नीलसन ने और बाकी जगह से आया है, जिस हिसाब से इन कंपनियों के जो प्रोडक्ट्स की वैल्यू ग्रोथ है, यानी उनकी कीमतों पर जो रिटर्न की ग्रोथ है, वो भी तेजी से गिर रही। एफएमसीजी इंडस्ट्री की ग्रोथ पिछले साल इसी समय वैल्यू साइड से 10.9% थी, जो अब घटकर 8.9% रह गई है। और ये इस बात का संकेत है कि महंगाई और ग्रामीण इलाकों से मांग दोनों मिलकर भारत के एफएमसीजी उद्योग के लिए आने वाले कुछ महीने मुश्किल भरे और चुनौती भरे बना रही हैं। रिजर्व बैंक ने कहा है कि नगर निगमों की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड को लिस्ट कराना बेहतर विकल्प हो सकता है। गुरुवार को रिजर्व बैंक ने सभी राज्यों के 201 नगर निगम के बजट के विश्लेषण के आधार पर एक रिपोर्ट जारी की और उस रिपोर्ट में ये सुझाव दिया गया। आरबीआई ने कहा कि देश भर के नगर निगम जो कमाई होती है उन्हें वह पर्याप्त नहीं होती। काम चलाने के लिए उन्हें सरकारों से, बैंकों से कर्ज लेना पड़ता है और वे सिर्फ अपनी ज़रूरत के खर्च ही चला पाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के लिए उनके पास पैसा नहीं होता, इसलिए कम खर्च कर पाते हैं। सर, ये बात लंबे समय से चल रही है, फिर से चलने लगी। म्युनिसिपल बॉन्ड को लिस्ट कराना चाहिए, पैसा वहाँ से जुटाना चाहिए, हो क्यों नहीं पाते लिस्ट? दो वजह हैं। पहली चीज़ तो ये कि रिपोर्ट महत्वपूर्ण है, इस पर हम कभी विस्तार से भी चर्चा करेंगे। भारत की म्यूनिसिपैलिटीज़ यानी लोकल गवर्नमेंट, जिनके आधार पर आप अपनी दैनिक जीवन की गतिविधियां तय करते हैं, चाहे आपके पास आने वाला पानी हो या आपके इलाके में होने वाली सफाई हो या आपके घर तक आपको ले जाने वाली रोड हो, उन्हें देने वाली जो संस्थाएं, उनकी वित्तीय स्थिति बुरी तरह चरमराई हुई है। पर वित्तीय स्थिति चरमराने के साथ से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात शुभम यहाँ पर यह है कि इन भारत की जितनी भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, इनके पास इतने रेवेन्यू ही नहीं है जिससे अपने खर्चे सस्टेन कर सके। जो आंकड़े आरबीआई ने प्रस्तुत किए हैं उस हिसाब से इनके अपने रेवेन्यू, इनकी ज़रूरतों के टोटल खर्च का 18 से 19% भी नहीं होते। बाकी सारा हिस्सा या तो इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलने वाले ग्रांट से, अनुदानों से लेना पड़ता है, जो कि फिनांस कमीशन हर बार 5 साल में नगर निगमों को दी जाने वाली ग्रांट का एक स्तर तय करता है, या फिर थोड़ा बहुत अन्य स्रोतों से आता है। इसके बाद जो दूसरा पहलू दिखता है कि जब इनके पास फंड्स नहीं है तो इन्हें बारो करना चाहिए। बारोइंग भी नहीं कर पाती क्योंकि इनकी क्रेडिबिलिटी या इनकी साख इतनी नहीं है कि इन्हें कोई बारो करता है। आरबीआई की रिपोर्ट बताती है कि जो भी मैक्सिमम एक नगर निगम बारो कर पाते हैं वो आमतौर पर बैंकों से ही करते हैं, बॉन्ड मार्केट से नहीं कर पाते। इसलिए फिर आरबीआई ने सजेस्ट किया है कि भारत में नगर निगमों को अपने म्युनिसिपल बॉन्ड्स को लिस्ट कराना चाहिए और बाजार में पैसा उठाना चाहिए। यह प्रक्रिया 2005 से शुरू हुई थी। म्युनिसिपल बॉन्ड्स 2005-06 के बाद से अलाउ किए गए थे, लेकिन अभी तक भारत में कुछ ही नगर निगम हैं, नगर पालिकाएँ हैं जो बाजार में बॉन्ड लेकर आ पाई हैं, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा अभी तक बॉन्ड्स में जो बाजार से उठाया गया है वो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का है, जिसने करीब म्युनिसिपल बारोइंग 90% आसपास अभी तक की म्युनिसिपल बारोइंग की है। बाकी चूंकि म्युनिसिपैलिटीज़ के फिनांसेस इतने ख़राब हैं, उनके पास ज़बरदस्त घाटे हैं, वो अपने टैक्स की बड़ी वसूली नहीं कर पाते हैं, इसलिए उन्हें बाजार में जाने लायक चेहरा नहीं होता उनके पास ऐसी साख नहीं होती जिसके आधार पर उन्हें बाजार से पैसा मिल सके। आरबीआई की रिपोर्ट इस बात की तरफ इशारा करती है कि थोड़े समय के बाद राज्य सरकारों के लिए और केंद्र सरकारों के लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो इनके बढ़ते हुए खर्चों को ग्रांट से या अनुदानों से फिनांस कर सकें। तो या तो इन्हें अपनी साख बेहतर करके बाजारों से कर्ज लेना पड़ेगा। अमेरिका में और यूरोप में म्युनिसिपल बॉन्ड्स का बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा हिस्सा है लोकल गवर्नमेंट्स का जो बारोइंग करती हैं, या फिर इन्हें अपने पूरे रेवेन्यू के राजस्व के ढांचे में बदलाव करना पड़ेगा ताकि इनके पास कम से कम इतना तो राजस्व आने लगे कि अपने जरूरी खर्चों का एक बड़ा हिस्सा तो पूरा कर सकें।
शेयर बाजार नियामक सेबी ने ऐसे नियमों का सुझाव दिया है जो लिस्टेड कंपनियों के दिवालिया होने की स्थिति में कंपनी के निवेशकों के हितों की रक्षा कर सके। सेबी ने अपने सुझाव में कहा है कि दिवालिया होने वाली कंपनी दिवालिया प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो नई कंपनी बने उस नई कंपनी में पिछली कंपनी के शेयर धारकों को भी हिस्सा खरीदने का मौका दिया जाना चाहिए। सर, कितना महत्वपूर्ण है ये सुझाव? बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है। अगर आप ध्यान से देखें तो भारत में जो भी कंपनियां दिवालिया व्यवस्था के तहत जाती हैं, जिसको कि हम CARP कहते हैं, जब इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में जाती हैं, तो जैसे ही कोई कंपनी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में जाती है शेयर धारकों के सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं और पूरी बहस इस पर पहुंच जाती है कि क्रेडिटर्स को, ऑपरेशनल क्रेडिटर और फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को कितना पैसा मिलेगा। जब इधर भारतीय कंपनियों में बीमारी लगातार बढ़ रही है, कई बड़ी कंपनियां जिनके शेयर धारकों को काफ़ी नुकसान हुआ, चाहे जेट एयरवेज ले लीजिए या आप जो कंपनियां बिग डिफॉल्टर हैं जो IBC में गई हैं, उनके शेयर धारकों को कुछ नहीं मिला। तो इस बात की मांग सेबी से लगातार की जा रही थी कि सेबी एक ऐसा आर्किटेक्चर बनाकर लाए या ऐसा ढांचा बनाकर दे जिसके आधार पर अगर वो कंपनी पुनरुद्धार की स्थिति में जाती है तो उसके जो पुरानी कंपनी के शेयर धारक हैं उन्हें क्या हिस्सा मिले। तो सेबी ने सजेस्ट किया है कि जो अगर नई कंपनी बनती है तो उसमें 5% हिस्सा पुराने शेयर धारकों को मिलना चाहिए और इसके अलावा अगर नई कंपनी का मालिक या प्रबंधन अपने शेयरों को वापस जारी करता है तो उसे इन पुराने शेयर धारकों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इसमें ये बात स्पष्ट नहीं है कि ये कंपनियां जो कंपनियां पूरी तरह बंद हो रही हैं, जो कंपनियां बैंक्रप्सी प्रक्रिया में जाने के बाद या दिवालिया बनके में जाने की प्रक्रिया के बाद बंद हो रही हैं, इसकी संख्या बहुत बड़ी है। आमतौर पर भारत की बैंक्रप्सी कोर्ट में गई हुई अधिकांश कंपनियां बंदी हो गई हैं, लिक्विडेट हो गई हैं। उनके शेयर धारकों की पूंजी का क्या होगा? लेकिन फिर भी एक महत्वपूर्ण पहल है CIRP में कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके कम से कम हित किसी लेवल पर सुरक्षित किए जाएं। सेबी ने बताया है कि अभी 28 लिस्टेड कंपनियां, शेयर बाजार में सूचीबद्ध 28 लिस्टेड कंपनियां CIRP के तहत या जो लिक्विडेशन प्रोसेस है और इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है उसके तहत जा चुकी हैं, जबकि 52 कंपनियां डीलिस्ट हो चुकी हैं जो रिजोल्यूशन प्लान के लिए आगे जाने वाली हैं और 23 कंपनियां अभी लिस्टेड हैं पर वो अप्रूवल का इंतज़ार कर रही हैं, जिन्हें डीलिस्ट करके उन्हें इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में भेजा जाएगा। और 70 कंपनियां अभी जो लिस्टेड कंपनियां हैं 70 वो CIRP प्रोसेस के एक्टिव प्रोसेस में। तो आप हिसाब लगा के देखें, 28 कंपनियों में के रिवाइवल का प्लान अप्रूव हो चुका है, 52 कंपनियां डीलिस्ट हो चुकी हैं, 23 कंपनियां लिस्टिंग हैं लेकिन जाने वाली हैं और 70 कंपनियां अभी CIRP प्रोसेस के तहत हैं। तो शुभ में बहुत बड़ा नंबर है और ये प्रोसेस भारत में वेल्थ डिस्ट्रक्शन की है, लोगों की संपत्ति के विध्वंस का की सबसे बड़ी वजह है। शेयर धारकों को ये नहीं पता होता कि प्रबंधन कैसे कंपनी चला रहा है, आखिर कंपनी क्यों डूब जाती है, वो क्यों इतना कर्ज ले लेती है। और शेयर धारक अपनी पूंजी के बाद में क्रेडिटर्स को तो तब भी कुछ मिल जाता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को तो तब भी कुछ मिल जाता है, पर निवेशकों को इस पूरी प्रक्रिया से कुछ नहीं मिलता। इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया में फ्यूचर रिटेल की संपत्तियों को खरीदने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज और अदानी ग्रुप को मिलाकर कुल 16 कंपनियों ने आवेदन किया है। IBC के तहत फ्यूचर ग्रुप की संपत्तियों को खरीदने के लिए 4 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच आवेदन दाखिल किए गए हैं। बैंकों ने IBC के तहत फ्यूचर रिटेल की संपत्तियों से 21,451 करोड़ रुपए क्लेम किया है। जिन कंपनियों ने फ्यूचर रिटेल की संपत्तियों को खरीदने के लिए आवेदन किया है उन्हें 15 दिसंबर तक समाधान योजना की जानकारी देनी होगी। सर, सबसे पहला सवाल, जब खरीदने के लिए तो 16 कंपनी आ गई, बिकने के लिए क्या क्या है? फ्यूचर रिटेल की कितनी संपत्तियां बिकने के लिए हैं? ये भारत में नए किस्म की कॉर्पोरेट राइवलरी का या जंग का मैदान बनने वाला है। फ्यूचर रिटेल अभी भी बीमार हो जाने के बाद, कर चुकाने में चूकने के बाद और बैंक्रप्सी व्यवस्था के तहत जाने के बाद भी भारत में काफ़ी बड़ा नेटवर्क रखती है। फ्यूचर रिटेल रिटेल भारत की सुर्खियों में पिछले 3 साल से है। पहले हमने इसमें अमेजन और रिलायंस की लड़ाई देखी, उसके बाद कानूनी प्रक्रिया में देखी और इस दरवाजे तक आने से पहले फ्यूचर रिटेल लगातार अपने कर चुकाने में डिफॉल्ट हुई और फिर बैंक अंततः इस कंपनी को, किशोर बियानी की कंपनी को बैंक्रप्सी कोर्ट के तहत ले गए। ध्यान रखना जरूरी है कि भारत में संगठित रिटेल की क्रांति शुरू करने वाली यही कंपनी थी। भारत में पहली बार ऑर्गेनाइज रिटेल लेकर एक कंपनी आई थी और उसके बाद कंपनी के कुप्रबंधन का नतीजा यह हुआ कि हमने एक बड़ा विवाद भारत में देखा। इस समय जबकि 20 जुलाई के आंकड़े हमारे पास हैं, 20 जुलाई के आंकड़ों के हिसाब से फ्यूचर रिटेल के पास करीब 302 लीज्ड रिटेल स्टोर्स हैं भारत में, 30 लार्ज फॉर्मेट के स्टोर हैं जिनको बिग बाजार और FBB स्टोर कहा जाता है, 272 स्मॉल फॉर्मेट के, छोटे फॉर्मेट के स्टोर हैं और 23 राज्यों में इसका फुटप्रिंट है। यानी भारत के 23 राज्यों में फ्यूचर रिटेल
उनकी संपत्तियां या उनका कारोबार है। इसके अलावा 947 स्टोर रिलायंस ने पहले ही टेक ओवर कर लिए थे उस लीज एग्रीमेंट के तहत, जिस पर काफ़ी विवाद हुआ था, और उन्हें वो फ्यूचर ग्रुप के साथ जो एग्रीमेंट एक्सपायर हुआ था, इन स्टोर्स को रीब्रांड करके रिलायंस ने स्मार्ट बाजार का नाम दे दिया है। ये बड़ा नेटवर्क है और इसको खरीदने के लिए भारत की में जो भी कंपनी इस बोली में आगे आती है उसे 21,000 करोड़ रुपए तो वो जो फ्यूचर रिटेल को भारत के बैंकरों की ऑपरेशनल क्रेडिटर, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के चुकाने हैं वो देने होंगे, और इसके बाद फिर बोलियां किस स्तर तक जाएंगी बाद में पता चलेगा। सर, अंबानी बोली लगा रहे हैं, समझ आ रहा है, ऑफलाइन में है, ऑनलाइन में। अदानी बोली लगा रहे हैं, वो तो इस बिजनेस में भी नहीं, ऐसा क्यों, क्या करेंगे? ये सबसे दिलचस्प एंट्री है शुभम। ये एंट्री इसलिए अडानी रिटेल में नहीं थे, और पिछले 5-6 सालों में हमने अडानी समूह की तरफ से इनऑर्गेनिक ग्रोथ की, टेक ओवर के जरिए, मर्जर के जरिए ग्रोथ की एक लंबी रणनीति देखी है। बिजली क्षेत्र में भी अडानी के सारी ग्रोथ हमने देखी, वो अधिग्रहणों के जरिए हुई, लॉजिस्टिक्स में अधिग्रहणों के जरिए हुई, एविएशन में कई सारे हिस्सों में अधिग्रहण के जरिए हुई। पर रिटेल एक ऐसा सेक्टर था जहां अमेजन पर आज हम चर्चा करेंगे, अमेजन मुश्किल में फंसी हुई कंपनी है, जहां आमतौर पर भारत में जो उभरती हुई सबसे बड़ी कंपनी थी वो रिलायंस रिटेल थी। अभी मेट्रो को के टेक ओवर के बाद रिलायंस बड़ी कंपनी बनकर उभरी है, क्योंकि उसके पास B2B हो गया, और इसके अलावा रिलायंस का अपना भी जियो का ऑनलाइन नेटवर्क भी है और रिलायंस का रिटेल का नेटवर्क भी। अडानी ने अप्रैल मून रिटेल के नाम से एक जॉइंट वेंचर बनाया है, जिसमें अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग और फ्लेमिंगो ग्रुप की हिस्सेदारी है। इस वेंचर ने अपना कैप या अपनी टॉवल जो भी कहें वो रिटेल के, ऑर्गेनाइज रिटेल के रिंग में फेंक दिया है। अभी तक अडानी की गतिविधियां किसी संगठित रिटेल में, चाहे वो ऑनलाइन साइट से हो, ऑफलाइन साइट से, नहीं है। इसके अलावा इसमें रिलायंस तो है ही, धर्मपाल सत्यपाल जो कि NCR की एक फर्म है, उसने भी अपने आप को बिडिंग में डाला है। कैप्री ग्लोबल होल्डिंग्स है, OP जिंदल ग्रुप भी इसमें आगे है, आया है इस FRL के फ्यूचर रिटेल के एस्टेट्स को खरीदने के लिए। एक शालीमार कॉर्पोरेशन है, OP जिंदल ग्रुप का जो नलवा स्टील है वो इसमें आया है। UV मल्टीपल एसेट्स कंपनी है जो इसके साथ आई है। यूनाइटेड बायोटेक ने भी इसमें बोली लगाई है। पर कुल मिलाकर ये लड़ाई अगर आप संभावनाओं के आधार पर देखें तो फिर एक बार अडानी और अंबानी के बीच की जंग शुरू होने वाली है, और इस जंग में चूंकि मुकेश अंबानी पहले से फ्यूचर रिटेल को टेक ओवर करने की कोशिश करते रहे, उन्होंने कुछ समय तक फ्यूचर रिटेल के पर अपना अधिकार भी रखा था। अमेजन के साथ उस रिश्तों के बाद फिर पूरी प्रक्रिया बदल गई और उसके बाद वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई। मुकेश अंबानी की कोशिश ये रहेगी कि वो अपने ऑफलाइन रिटेल के फुटप्रिंट का विस्तार कर सकें, और ज़्यादा उनके पास मौजूद है। ऑनलाइन रिटेल में वो पहले से मौजूद है, उनके पास जियो का बड़ा नेटवर्क है। दूसरी तरफ अडानी इस एक क्षेत्र में, उभरते हुए क्षेत्र में जहां उनकी कोई पहुंच या दखल नहीं है, वहां आगे आने की कोशिश करेंगे। सर, अब मान लीजिए ये जिसको भी मिल गई, अंबानी को मिल गई, अदानी को मिल गई, किसी तीसरे को मिल गई, रिटेल बाजार की तस्वीर कैसे बदलेगी? रिटेल बाजार की तस्वीर में दो हिस्से हैं। रिटेल बाजार की तस्वीर में जो ऑनलाइन रिटेल का बाजार है उसमें बड़ा पुनर्गठन हो रहा है। कई छोटी कंपनियां मुश्किल में हैं, कई सारे जो स्पेशलाइज्ड ब्रांड हैं वो समस्या में हैं स्टार्टअप की परिस्थिति में। अभी फ्लिपकार्ट को भी लॉसेज हुए हैं, अमेजन को तो पूरी दुनिया में लॉसेज हुए हैं, उसका असर भारत के बाजार पर भी दिखाई देगा, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो ऑनलाइन रिटेल का स्पेस अभी भी भारतीय बाजार में 4 से 5% है। ऑफलाइन रिटेल उभर रहा है तेजी से, और धीमे धीमे शहरों और कस्बों के विस्तार के साथ शुभम जो छोटे स्टोर के फॉर्मेट हैं, स्मार्ट स्टोर के फॉर्मेट्स हैं, वो तेजी से फैल रहे हैं। अगर आप छोटे शहरों में भी जाएं तो अब स्मार्ट स्टोर्स धीमे धीमे आना शुरू हो रहे हैं, जो जहां पर आप एक सामान्य नॉर्मल ग्रॉसरी या गारमेंट की बाइंग कर सकते हैं। ये वो एरिया है जहां आने वाले समय में थोड़ी डिमांड या एक्टिविटीज़ दिखाई देगी। रिलायंस की तैयारियां रिटेल को लेकर काफ़ी समय से, रिलायंस ने काफ़ी पूंजी भी रिटेल को लेकर जुटाई है। रिलायंस के पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को जोड़ने की पूरी रणनीति भी स्पष्ट है, क्योंकि ऑनलाइन के साइट से व्हाट्सएप और जियो है, और ऑफलाइन की साइट से रिलायंस रिटेल पहले से ही मौजूद है। स्मार्ट बाजार भी उनके पास है। अडानी के लिए रिटेल बाजार में एक मुश्त ऑफलाइन सबसे बड़ा नेटवर्क उनके हाथ में आ सकता है, अगर वो फ्यूचर रिटेल के एसेट्स ले सकते हैं, और उसके बाद अडानी को अपना ऑनलाइन नेटवर्क आगे बनाना होगा। चूंकि अडानी की पूरी ग्रोथ स्ट्रेटजी, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि इनऑर्गेनिक है, यानी चलती हुई कंपनियों के या मौजूदा कंपनियों के अधिग्रहण को लेकर है, तो भारतीय ऑनलाइन ई-कॉमर्स मार्केट में भी अधिग्रहण के बहुत सारे मौके आने वाले समय में बनने वाले हैं। जिस तरह से हमने स्टार्टअप कंपनियों का संकट देखा है, उनको पूंजी नहीं मिल रही है, तो इस बात की संभावना है कि अगले 6-8 महीनों में कुछ बड़ी कंपनियां उपलब्ध होंगी बाजार में, जिन्हें टेक ओवर किया जा सकता है। इसलिए बैटल, ये लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है। बिल्कुल।
गुरुवार को अमेरिका की तरफ से जारी किए गए उपभोक्ता महंगाई आंकड़ों में सितंबर के मुकाबले अक्टूबर के दौरान महंगाई 0.4% गिरी है और महंगाई दर गिरकर 7.7% दर्ज की गई। अमेरिका में महंगाई में आई कमी के बाद दुनिया भर के बाजारों में हलचल मच गई। पहले अमेरिकी शेयर बाजार में उछाल देखा गया, उसके बाद एशियाई बाजार और संग में भारतीय शेयर बाजारों में भी बढ़ोतरी दिखी। अमेरिकी करेंसी डॉलर का दबाव फिर देखने वाला है। डॉलर इंडेक्स घटकर 107 तक आ गया, जो 2 महीने का सबसे निचला स्तर है। डॉलर में आई इस गिरावट की वजह से गोल्ड का भाव 3 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया $1767 प्रति ऑन्स के करीब और चांदी का भाव 5 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया $22 के करीब। डॉलर में आई कमजोरी की वजह से भारतीय करेंसी रुपए में भी बढ़त देखने को मिली है। प्रति डॉलर रुपया अब 81 के भी नीचे आ गया है, 80 रुपये 70 पैसे के आसपास का स्तर दिखा रहा है। सर, क्या ताजा आंकड़ों के बाद महंगाई कूल ऑफ होने लगी है, पीक आउट होने लगी है, ऐसा लग रहा है? क्या फेड की रणनीति में कुछ बदलाव होगा? अभी अगर आप बड़े परिदृश्य को देखें तो फेडरल रिजर्व ने इस महंगाई के आंकड़े से 24 घंटे पहले भी फेडरल रिजर्व के रिचमंड के गवर्नर ने और बाकी लोगों ने और बल्कि जेरोम पावल ने भी कहा है कि वो इस थोड़े बहुत घटनाक्रम से जिसको लेकर बाजार बहुत ज़्यादा उत्साहित दिखाई देता है, उससे केंद्रीय बैंक बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं दिख रहे हैं। उनका मानना ये है कि महंगाई में ये गिरावट अस्थायी हो सकती है, ये वापस लौट सकती है, उसके कई सारे कारण हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप लॉन्ग टर्म लक्ष्य देखें, जिस पर आमतौर पर हम इस शॉर्ट टर्म बढ़ोतरी में इस रिकवरी के तौर पर भूल जाते हैं कि फेडरल रिजर्व को 2% पर महंगाई लानी है और 2% की महंगाई दर को पर लाने के लिए फेडरल रिजर्व अपने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया को जारी रखेगा। तो ये एक कमेंट्री है जो बाजार में पहले से मौजूद है, लेकिन फिर भी चूंकि शेयर बाजार थोड़े उत्साही प्रक्रिया में जाते हैं तो हमने ये बदलाव देखा और उसका फ़ायदा हमें रुपए की मजबूती के तौर पर भी दिखाई पड़ा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स 110 से नीचे 107 के आसपास आया अचानक। थोड़ा बाजार में माहौल अच्छा हुआ, डॉलर में एक सेल ऑफ आई। हमने डॉलर में जो डॉलर की होल्डिंग्स लोगों ने रखी थी उन्होंने सेल ऑफ की, क्योंकि जब स्टॉक मार्केट और बाकी जगह ये मूड बन रहा है कि शायद फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में बढ़ोतरी रोकेगा नहीं बल्कि कम कर देगा। एक पहलू ये है। दूसरा पहलू इसके साथ पैरेलल ये दिखाई देता है कि अगर फेडरल रिजर्व वास्तव में इस महंगाई के आंकड़े को गंभीरता से लेता है और ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया को थोड़ा धीमा करता है, 75 बेसिस पॉइंट से 50 या 60 बेसिस पॉइंट पर लाता है, तो फिर फेडरल रिजर्व को ये भी तय करना पड़ेगा कि जो टर्मिनल रेट है अमेरिका के बाजार की, उसका लक्ष्य क्या होने वाला है। क्या वो रेट भी नीचे लेकर घटाकर नीचे लाई जाएगी और यहाँ से सारी चीज़ें आगे चलेंगी। तो अभी महंगाई ऐसी स्थिति में तो बिल्कुल नहीं है दुनिया की महंगाई जिस परिस्थिति में इसको ये माना जा सके कि चीज़ें बेहतर हो गई हैं या सामने खड़ी हो रही हैं। लेकिन हाँ, बाजारों को एक उत्साहित ट्रिगर की ज़रूरत थी और वो ट्रिगर आज हमने शेयर बाजारों में, मुद्रा बाजारों में देखा। पूरी दुनिया की मुद्राएं जो पूरे 2-3 महीने से बुरी तरह डॉलर की मजबूती से परेशान थी, उनके लिए सांस लेने का थोड़ा उन्हें मौका मिला है। तो सर, ये जितना उत्साह लग रहा है, आपको लग रहा है ये बदलाव का संकेत नहीं है, ये बस छोटी सी बात है, 2 दिन बाद फिर सब वैसी पुरानी स्थिति में आ जाएंगे? जो परिस्थिति आप देखिए, क्योंकि ये एक प्रक्रिया, एक किस्म का ये डूम लूप है। जैसे हमने क्या देखा कि जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगाई, अमेरिका में महंगाई कम होने में मामूली कमी के संकेत मिले, डॉलर के इंडेक्स में गिरावट के संकेत मिले, कमोडिटीज़ की कीमतों में वापस तेजी शुरू हो गई। दुनिया में सारी कमोडिटीज़ में की कीमतों में वापस आ गई और तेज़ी वापस आ गई। ये तेज़ी ही महंगाई को फ्यूल कर रही है। अभी महंगाई इस स्तर पर नहीं आई पूरी दुनिया में कहीं भी। दुनिया अभी 8% की एवरेज महंगाई से और 3-3.5% की ग्रोथ के बीच खड़ी है, जो क्लियर स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन है। यही वो डूम लूप है। जब अचानक महंगाई में थोड़ी कमी आती है तो कमोडिटीज़ के प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं और वापस फिर महंगाई को वापस ले आते हैं। और हमने देखा कि कच्चे तेल की कीमतें कल कम थी, आज फिर $95 के आसपास पहुंचना शुरू हो गई। अब ये जो साइकिल है, जिसको आप ये लूप है, ये लूप टूटता नहीं दिख रहा और इसी का इशारा जेरोम पावल ने या फेडरल रिजर्व ने या भारत के भी आरबीआई गवर्नर ने अपने अलग अलग भाषणों में कहा था कि इन्फ्लेशन में थोड़ी सी गिरावट कंफ्यूज करती है और उस ट्रेजेक्ट्री को नहीं तोड़ती जिस ट्रेजेक्ट्री से कीमतें बढ़ती चली आ रही हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात यह कि इस पूरी ब्याज दरों में बढ़ोतरी के दौर में, मार्च से लेकर अभी तक के दौर में, हमने दुनिया में महंगाई में कोई निर्णायक कमी नहीं देखी और ट्रेजेक्ट्री में कोई बड़ी कमी नहीं देखी, जिस पर हम विस्तार से चर्चा पहले कर भी चुके हैं। इकोनॉमिक में महंगाई में कोई तेज और तीखी कमी हमें नहीं दिखाई दी है। तो अभी ये परिस्थिति इस तरीके की है जिसमें शायद दुनिया के केंद्रीय बैंक इतनी जल्दी इस तर्क को, इस तथ्य को, इस बाजार के उत्साह को शायद स्वीकार नहीं करेंगे कि महंगाई में निर्णायक कमी शुरू हो गई है और इसलिए उनके महंगाई नियंत्रण के लक्ष्य बहुत अग्रेसिव है। भारत का लक्ष्य
4% से 6% के बीच है। अमेरिका का लक्ष्य 2% पर है। दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाओं में औसतन 2% के महंगाई के लक्ष्य हैं। और हमें सामूहिक रूप से मानना चाहिए कि हम जिस आर्थिक व्यवस्था में इस समय जी रहे हैं, इस समय एक देश दूसरे देश को महंगाई का एक्सपोर्ट कर रहा है। जिसके पास जो महंगाई है और वो जो बेच रहा है, उससे जोड़कर वो दूसरे देश को दे रहा है। तो अगर ग्लोबल इन्फ्लेशन 8% पर है और उसे औसत घटाकर 2% पर लाया जाना है, और ग्लोबल इन्फ्लेशन 8% पर बनी हुई है, जबकि मार्च से लेकर अभी तक 1500 से 1600 बेसिस पॉइंट की ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो चुकी है, तो ये लड़ाई अभी थोड़ी ज़्यादा लंबी चलेगी। और इसको आप अगर विस्तार से समझना चाहते हैं कि ये जो महंगाई मर गई थी, ये महंगाई मरी हुई महंगाई में किसने जान डाल दी, तो सर इस बार इकोनॉमी कम देखा जाए। हाँ, इस बार के इकोनॉमी कम में हमने यही समझने की कोशिश की कि महंगाई क्या केवल युद्ध की वजह से आई, ये महंगाई केवल सप्लाई चेन्स ब्रेक होने के कारण आई, कोविड के कारण, या इस महंगाई को संगठित रूप से दुनिया के नेताओं ने और सरकारों ने बुलाया है। कुछ तो ऐसा किया गया है कि उस महंगाई को, जिसे 2005 और 6 में मरा हुआ घोषित कर दिया गया था, सारे बैंकर्स दुनिया के मानते थे। 2005-6 में अगर आप यूरोप और अमेरिका के बाजारों में होते तो लोग कहते कि महंगाई तो कभी आनी ही नहीं है, ब्याज दरें कभी बढ़नी नहीं। वो महंगाई वापस लौट कैसे आई, ये जो डायनासोर मर चुका था, ये वापस कैसे लौटा, और इसके पीछे क्या हुआ है, हम इस बार के इकोनॉमिक में आपको विस्तार से बताएंगे। क्यों ये महंगाई इतनी जिद्दी है और ये कहां से लौटी है। सर, अमेरिका की बात में आज एक खबर भारत में भी आई अभी 2-3 घंटे पहले कि मूडीज ने आर्थिक विकास दर का अनुमान घटा दिया। ये कितनी चुनौती है, वो भी 7% के आसपास आ गए। मूडीज ने थोड़ा लेट किया, क्योंकि भारत के आसपास सारी एजेंसियां 7% के आसपास का अनुमान ला चुकी हैं। मूडीज ने सितंबर के बाद दूसरी कटौती की है, 7.7% किया था और अब 7% किया। भारत के विकास दर अनुमानों में गिरावट तो है, पर गिरावट की रफ्तार बहुत तेज है शुभम, क्योंकि जो तेजी से गिरावट आ रही है, डाउनग्रेड, भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ के डाउनग्रेड हो रहे हैं, उनकी रफ्तार बहुत तेज दिख रही है। और अब हम धीमे धीमे इस साल के अंत तक अगर 1-2 डाउनग्रेड और आते हैं तो हम 6.5% के आसपास की, 6.5 से 7% के नीचे की आर्थिक विकास दर के आसपास जाकर खड़े होंगे। अब यहाँ इस परिस्थिति में अमेरिका में की परिस्थितियों के तौर पर, ब्याज दरों में बढ़ोतरी की परिस्थिति के तौर पर आरबीआई की कमेंट्री इंपॉर्टेंट होगी कि आरबीआई क्या देख रहा है अगले 6 महीनों के लिए, भारत में आर्थिक विकास दर का क्या परिदृश्य होगा, क्योंकि अब बजट की भी तैयारी शुरू हो गई। इस भारत की आर्थिक विकास दर अगर 6.5-7% तक रहती है तो इस साल का बजट क्या समाधान लेकर आएगा, इस पूरी परिस्थिति की छाया में आने वाला बजट कैसा होगा, अब अगली चर्चा इस पर शुरू होगी। क्रिप्टो करेंसी का भविष्य एक बार फिर अधर में लटक गया है। दुनिया की 2 दिग्गज क्रिप्टो एक्सचेंज यानी FTX और बाइनेंस के बीच करार टूटने के बाद गुरुवार को अधिकतर क्रिप्टो करेंसी में गिरावट देखने को मिली। बीते 2 दिन में जबरदस्त गिरावट आई पूरी दुनिया की क्रिप्टो करेंसीज में। दुनिया भर में क्रिप्टो एक्सचेंज पर ट्रेडिंग वॉल्यूम घटने लगे हैं। क्रिप्टो एक्सचेंज FTX दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया और इसी वजह से बाइनेंस ने उसके साथ करार रद्द कर दिया। सर, FTX के संकट में फंसने की वजह क्या है? ये एक किस्म का चेन रिएक्शन था। क्रिप्टो का मेल्टडाउन पिछले 8-9 महीने से पहले से शुरू हो गया था। इन क्रिप्टो एक्सचेंजेस ने क्रिप्टो के मेल्टडाउन को रोकने की और डूबती क्रिप्टो कंपनियों को, क्रिप्टोज को मदद करने की कोशिश की। FTX का डाउनफॉल यहीं से शुरू होता है। FTX के जो चेयरमैन थे बैकमैन फ्राइड, उन्होंने जो डूब रही थी क्रिप्टो फर्म्स, उन्हें मदद करने की कोशिश की, क्योंकि अगर वो उनमें ट्रेडिंग होती रहती तो इनका एक्सचेंज चलता रहता, और वो प्रक्रिया सफल नहीं हुई। FTX को उबारने के लिए बाइनेंस से आने वाला था, उसने भी अपने आप को पीछे वापस खींच लिया। और अब स्थिति ये है कि क्रिप्टो मार्केट में एक और बड़ा एक्सचेंज बैंक्रप्सी की तरफ जा रहा है। ये हमारे लिए समझना इसलिए जरूरी है शुभम, क्योंकि क्रिप्टो एक ऐसा फिनोमेना था जिसमें एक्सचेंज उसकी जान थे, उसका सबसे बड़ा जान सिस्टम एक्सचेंज थे। और एक्सचेंज का डिफॉल्ट होना लगभग उस तरीके का है कि अगर आप स्टॉक मार्केट की एनालॉजी को इस पर अप्लाई करें तो BSE NSE या लंदन स्टॉक एक्सचेंज का या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का डिफॉल्ट हो जाना जैसा है। और इसके बाद क्रिप्टो का जो अनरेगुलेटेड स्पेस है, जिसमें रेगुलेशंस नहीं है, वहाँ और ज़्यादा समस्याएं आने वाली, क्योंकि एक और एक्सचेंज के बारे में क्रिप्टो का एक लेंडर है जो BlockFi, उसके बारे में भी आज खबर आई, जो क्रिप्टो के बदले कर्ज देता है, क्रिप्टो ट्रेडिंग में बेसिकली उसका इस्तेमाल होता है। BlockFi, उसने भी विड्रॉल्स रोक दिए हैं, उसने भी अपने यहाँ से पैसे की निकासी या फंड्स की निकासी रोक दी है। अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन आज भारत दौरे पर हैं और माना जा रहा है कि अपनी यात्रा के दौरान वे भारत पर दबाव बना सकती हैं कि रूसी कच्चे तेल के भाव पर कैपिंग लगाने की योजना में भारत शामिल हो। अमेरिका और यूरोप के देश दिसंबर से रूस के कच्चे तेल के भाव पर कैपिंग लगाने जा रहे हैं और उसके लिए वे भारत का समर्थन भी चाहते हैं। सर, अब तक तो आप टाला मटोली कर रहे थे, अब तो सर पर आके बैठ गई हैं एलेन और पूछ रही हैं कि आप भारत रूस के संग है या अमेरिका के संग है।
क्या करेगा भारत? ना चाहते हुए शुभम वो मौका आ ही गया। भारत ने अभी तक मार्च से लेकर रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और रूस के बीच बहुत फाइन बैलेंस स्थापित किया था, और शायद उस बैलेंस को स्थापित करने की कोशिश ही थी कि जब अभी विदेश मंत्री एस जयशंकर रशिया गए थे तो उन्होंने वहां जाकर ये बात कही थी खुलकर कि रूस और यूक्रेन युद्ध खत्म होना चाहिए, शांति की कोशिश होनी चाहिए। इशारा, संकेत अमेरिका की तरफ था। अब जब ब्रिटेन अमेरिका में चुनाव हो गए हैं, रेड वेव नहीं आई है, बाइडेन को थोड़ी वापस ताकत मिल गई है, यूरोपीय देश अपने निर्णायक प्रतिबंधों की तरफ जा रहे हैं, तो अब जेनेट येलन सामने बैठी हैं सरकार के, और अब यहाँ से भारत को ये तय करना पड़ेगा कि उसको रूस का तेल चाहिए या फिर पश्चिमी देशों के साथ कारोबारी संबंध चाहिए और या पूंजी चाहिए। अभी तक भारत इस बात की का संकेत देता रहा था कि वो तटस्थ होते हुए भी रूस के तेल को खरीदता रहेगा। एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो शायद हमारी नज़रों से चूका हो कि जब एस जयशंकर मॉस्को में थे और हाल फिलहाल में डिस्कशन कर रहे थे, तब उन्होंने वहाँ जो लावरोव हैं, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, जिनसे बात की थी, और उसके बाद एक कहा था कि रूस से हमारे रणनीतिक रिश्ते हैं। तो अमेरिका की प्रतिक्रिया थोड़ी तीखी थी। अमेरिका का कहना था कि रूस किसी भी देश के लिए भरोसेमंद स्ट्रेटेजिक सप्लायर नहीं हो सकता। तो यहाँ तक भारत और रूस के रणनीतिक रिश्तों पर अमेरिका का नज़रिया पहले से ही थोड़ा आक्रामक है। अब हम आते हैं तेल की बात पर। बुनियादी रूप से जेनेट येलन का एजेंडा है। जेनेट येलन ने इस एजेंडे पर पिछले साल मई से काम करना शुरू किया था कि रूस का तेल भी बाजार में आता रहे और रूस के युद्ध चलाने के लिए पैसे भी ना मिले। इसका तरीका यह है कि रूस के तेल की एक कीमत तय कर दी जाए, उससे ज़्यादा महंगा तेल दुनिया में ना बिके। इसके लिए काफ़ी पेशबंदी की गई है दुनिया में। मैं कल समझने की कोशिश कर रहा था कुछ लोगों से जो इस काम से जुड़े हुए हैं, डिप्लोमेट या ट्रेडर्स। काफ़ी पेशबंदी की है अमेरिका, यूरोपियन देशों ने। सारे बैंकर से बात की है, सारी इंश्योरेंस कंपनी से बात की है, शिपिंग लाइन से बात की है। ये सारी पेशबंदी इसलिए है क्योंकि पुतिन का तेल बाजार में ना रोका जाए। जेनेट येलन ने भारत आने से पहले भारत की चिंताओं को एड्रेस करते हुए ये कहा कि हम रूस के तेल के ऊपर कैपिंग लगाना भारत के हित में है, क्योंकि हमें पता है कि भारत को कच्चे तेल की ज़्यादा ज़रूरत होती है और अगर उसका तेल सस्ता मिलेगा तो ये भारत के फ़ायदे की बात होगी। भारत की तरफ से अभी ये स्पष्ट रूप से इसमें कुछ नहीं कहा गया। भारत ने ये कहा कि वो रूस के तेल की सोर्सिंग करता रहेगा। अब ये क्रक्स पॉइंट है, ये क्लिंचिंग पॉइंट है। यहाँ से भारत में अगले 1 या 2 दिन में हमें स्पष्ट होगा कि भारत रूस की कैपिंग पर लगाने के पश्चिम के फैसलों के साथ खड़ा होता है या उसके अलग खड़ा होता है। उससे सहमति नहीं बनती, और इसके बाद बहुत सारे घटनाक्रमों में आने वाले समय में बदलाव होगा। इसका एक हिस्सा हमें बाली में भी दिखाई देगा, जहां शायद अमेरिका, भारत और दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष G20 समिट के लिए जाएंगे। अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की तरफ से ट्विटर को खरीदे जाने के बाद कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के नौकरी छोड़ने का सिलसिला बना हुआ है। हाल ही में 2 और अधिकारियों ने ट्विटर से त्यागपत्र दिया। उधर एलन मस्क ने ट्विटर के कर्मचारियों को यहां तक कह दिया कि कंपनी के दिवालिया होने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। एलन मस्क ने ट्विटर में कामकाज के तरीकों में कई बदलाव किए हैं। हाल ही में मस्क ने वर्क फ्रॉम होम भी खत्म कर दिया है। सारे कर्मचारियों को बोला है कि वे अब ऑफिस आएं। सर, मस्क को ये क्यों कहना पड़ा कि दिवालिया होने की आशंका को भी नकारा नहीं जा सकता? देखिए, देखते देखते ट्विटर कहाँ से कहाँ आ गई। एक कंपनी जिसके टेक ओवर के बाद उसके बैंकरप्ट होने की संभावनाओं पर बात की जाने लगी, और बैंकरप्ट होने की संभावनाएं मस्क ने खुद बताई हैं। मस्क का मानना है कि ट्विटर को $3 से $4 मिलियन का बराबर नुकसान हो रहा है। अगले साल मस्क ने कहा है कि और ज़्यादा ख़राब स्थिति होने वाली है, यानी वो इस तरीके की भूमिका बता रहे हैं। उनका कहना है कि अगले साल कई $बिलियन का लॉस ट्विटर को हो सकता है। ट्विटर यहाँ तक आने से पहले लॉस में ही थी, और अब फेडरल ट्रेड कमीशन इसे बहुत उत्सुकता से देख रहा है, क्योंकि उनका ये बयान उन्होंने अपने कर्मचारियों से बातचीत में कहा है। इसके बाद ट्विटर की डील को लेकर अमेरिका में बहुत सारे सवाल शुरू हो रहे हैं कि क्या वास्तव में ट्विटर की फाइनेंशियल सिचुएशन अगले 6 महीनों में इतनी ख़राब हो जाएगी कि उसे बैंक्रप्सी की तरफ जाना पड़ेगा। अगर संकेत देखें तो संकेत बहुत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि जितने बड़े विज्ञापनदाता हैं, जितने बड़े एडवर्टाइज़र हैं, चाहे वॉक्सवैगन हो या ऑटोमोबाइल कंपनियां हों, उन्होंने मंदी की वजह से भी, तकनीकी चुनौतियों की वजह से भी ट्विटर के विज्ञापन बंद कर दिए हैं। एलन मस्क कुछ ऐसा मॉडल लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें ट्विटर के हर सर्विस को मोनेटाइज किया जा सके। पता नहीं है कि पेड सर्विस कितनी सक्सेसफुल होगी। दुनिया में कितने लोग ट्विटर के लिए पैसा देने को तैयार होंगे, कितने लोग पेड सर्विस लेने की कोशिश करेंगे, क्या उनकी कोई उपयोगिता दिखाई देगी? क्योंकि हमने ये भी देखा है कि इंटरनेट स्पेस में जब भी मुफ्त से सेवाओं को पेड की तरफ ले जाया जाता है या उनको पेवाल के पीछे लाया जाता है, तो
अक्रॉस द ग्लोब उनके से मिलने वाले रेवेन्यूज घटते चले जाते हैं। तो इसका तो इंटरनेट स्पेस का पूरा मॉडल जो है वो एडवर्टाइजिंग ड्रिवन मॉडल है। मस्क ने अपनी तरफ से सारे खतरे के बल्ब, कॉशन के बल्ब जला दिए हैं। अगर ट्विटर की एडवर्टाइजिंग रिवाइव नहीं होती आने वाले समय में तो फिर ट्विटर की वित्तीय स्थिति मुश्किल में पड़ सकती है। और एक और महत्वपूर्ण बात देखने की है कि ट्विटर में के अधिग्रहण के साथ और इस मौके पर ये सारी समस्याएं शुरू हो रही जब दुनिया के तकनीकी स्पेस में, टेक्नोलॉजी कंपनी स्पेस में जबरदस्त कत्लेआम मचा हुआ है। हर बड़ी कंपनी अपने यहाँ खर्चों में कटौती कर रही है, कॉस्ट कटिंग कर रही है, लोगों को निकाल रही है। हमने पिछले कल इस पर चर्चा की थी। ऐसी स्थिति में एक आईटी बिजनेस मॉडल को जो कि सिर्फ एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू पर केंद्रित है, उसे सरवाइव करके मस्क कहाँ तक ले जा पाएंगे, ये बड़ी चुनौती है। तो मस्क की जब ट्विटर का टेक ओवर फाइनल हुआ था तब हमने मनी सेंट्रल में इस बात पर चर्चा की थी कि मस्क की असली चुनौती अब शुरू होती है, अधिग्रहण से नहीं, इस कंपनी को चलाए रखने और बनाए रखने की चुनौती। अमेजॉन दुनिया की पहली लिस्टेड कंपनी बन गई है जिसकी 1 लाख करोड़ डॉलर की मार्केट कैप साल भर में साफ हुई हो। एक साल पहले अमेजॉन की मार्केट कैप 1.9 लाख करोड़ डॉलर के करीब पहुंच गई थी, लेकिन अब वह घटकर 900 अरब डॉलर के नीचे आ गई है। पिछले 1 साल के दौरान दुनिया भर की दिग्गज टेक कंपनियां भारी घाटे का सामना कर रही हैं और उन कंपनियों में अमेजॉन सबसे आगे है। सर, अमेजॉन के संकट का असर क्या होगा? अमेजॉन का संकट ट्विटर से कई गुना ज़्यादा बड़ा है। उसकी वजह ट्विटर का संकट या ट्विटर के अंदर क्राइसिस या मेटा के अंदर, फेसबुक के अंदर क्राइसिस का आयाम लोगों को से पैसा लगाने तक, उपभोक्ताओं तक है। पर अमेजन दुनिया में एक अलग तरीके के बिजनेस मॉडल को सपोर्ट करती है। अब जब अमेजन के आंकड़े हमारे सामने आए हैं तो उसमें जो चर्चा कल से शुरू हुई है कि अमेजन अपने कई सारे घाटे वाले कारोबारों को बंद करने की कोशिश में, जिसमें एलेक्सा डिवीज़न भी हो सकता है, ऐसे कई सारे डिवीज़न को आइडेंटिफाई किया जा रहा है जहां से नुकसान हो रहा है उनको बंद किया जाए। ऐसे शायद बाजारों को भी आइडेंटिफाई किया जाएगा जहां से नुकसान हो रहा हो। हमने अपने एक इकोनॉमिक में जब विस्तार से तकनीकी स्टॉक्स पर और तकनीकी शेयरों पर चर्चा की थी और भारत की इंटरनेट इकोनॉमी पर चर्चा की थी, तो हमने बताया था कि अमेजन को 10 साल बाद भी भारत में मुनाफा होना शुरू नहीं हुआ। भारतीय बाजार में अमेजन बड़ी प्लेयर है पर भारतीय बाजार में उसे मुनाफा नहीं हो रहा है। तो अब अमेजन इस परिस्थिति के बाद, अपनी वैल्यूएशन गिरने के बाद, मुनाफा गिरने के बाद कंपनी की रिस्ट्रक्चरिंग करेगी। मेटा या ट्विटर या बाकी कंपनियों की तरह अमेजन ने अपने यहाँ हायरिंग पहले से ही रोक दी। उसकी घोषणा अमेजन ने 1 महीने पहले ही कर दी थी कि अब नई भर्तियाँ अमेजन में नहीं की जाएंगी। अब यहाँ से अपने अस्तित्व के बाद पहली बार अमेजन सबसे कठिन संकट में दिखाई दे रही है। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ समझना जरूरी है कि पिछले 2 साल के दौरान, कोविड के दौरान ऑनलाइन ट्रेड इतनी तेजी से बढ़ा था कि अमेजन और उसमें फेसबुक भी थी, बहुत सारी कंपनियों ने बड़े निवेश किए थे क्षमताएं बढ़ाने पर, नई कर्मचारियों को रखने पर, नए बाजारों में सेवाएं लॉन्च करने पर, नए लोगों को जोड़कर प्लेटफॉर्म पर लाने में। ये सारा निवेश अभी रिटर्न की स्थिति में नहीं आया था। तो अब यहाँ से अमेजन में एक बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग की शुरुआत होती है। ये रिस्ट्रक्चरिंग कितनी पेनफुल होगी, कितनी दर्दनाक होगी, इसका असर किन बाजारों पर, किन सेवाओं पर पड़ेगा, इसकी परतें आने वाले समय में धीरे धीरे हमारे सामने खुलेंगी। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। काफ़ी सारी खबरें थी आज, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, बड़ा एपिसोड है, ज़रूर देखिए। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अब आपसे होगी अगली मुलाकात सोमवार को शाम 7 बजे मनी सेंट्रल में। और उससे पहले, जैसा अंशुमान जी ने बताया था, इकोनॉमिकम इस बार हम खास लेकर आ रहे हैं। उसके लिए आप रविवार सुबह 11:15 बजे हमारे साथ जुड़िए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो